morning all of you. In our last lecture we discussed about the circular motion of a car. So today we are going to see that what if the path of the circular motion became a little bit bent on the side. What it means? It means कि पहले जो हमने केस स्टडी की थी उसमें जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा था वो एक प्लेन सरफेस में हो रहा था, लेकिन अगर हम इस सर्कुलर पाथ का एक पार्ट जो है, एक साइड जो है, उस साइड को हल्का सा टिल्टेड कर दें, अगर हम इसे हल्का सा टिल्ट कर दें तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल पहले जो हमारा पाथ था वो इस तरह से था, है ना? ये अगर हम ऐसे देखें, ये प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस पे कोई सर्कुलर पाथ था वो इस तरह से था, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल में, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. व्हाट इफ वी टिल्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम द साइड, इसे हम बोलते हैं बैंक्ड सरफेस. इसे हम क्या कहते हैं? बैंक्ड सरफेस. अभी भी पाथ सर्कुलर ही है, पाथ इस केस में भी सर्कुलर ही होगा, लेकिन एक साइड जो है उस रास्ते का वो थोड़ा सा बैंक्ड हो गया, मतलब उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया. पहले हमारा रास्ता ऐसे था, ऐसे सर्कुलर पाथ था, अब जो है वो हमारा हल्का सा ऐसे सर्कुलर पाथ है, मतलब कि थीटा एंगल पे हमने उसे इंक्लाइन कर दिया, उस सर्कुलर पाथ को थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट वी कुड टेक ऑन द टर्निंग पाथ. हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई प्लेन सर्कुलर मोशन हो रहा है, प्लेन सरफेस पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है कि वो उस सर्कुलर पाथ से न तो अंदर की तरफ मूव हो और ना ही वो बाहर की तरफ जाए, और इवन वो जो आपका सर्कुलर पाथ है उस पर कंटिन्यूअसली फॉलो करे. ये था हमारा लास्ट टॉपिक. अब हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी आई थी वहां पे आई थी हमारी अंडर रूट म्यू आर जी आई थी, ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि अगर हम उस सर्कुलर पाथ को हल्का सा इंक्लाइन कर दें तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. नाउ इन दिस केस व्हाट वेलोसिटी वी कुड टेक, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर सकता है कि वो उस सर्कुलर पाथ से ना तो बाहर जाए और ना ही अंदर आए. तो वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेशन फॉर द वेलोसिटी ऑन द बेंड सर्कुलर पाथ. तो उसके लिए हम डेरिवेशन को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. पिछले वाले डेरिवेशन में हमने देखा था ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा था, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा था, अंदर की तरफ हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs काम कर रहा था, और बाहर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r वर्क कर रहा था. ये सारी चीजें जो है वो हमारी हो रही थी कहां पे? प्लेन सर्कुलर मोशन के अंदर. अब हम देखेंगे कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें थीटा डिग्री पे, अगर इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन कर दें, इस सर्कुलर पाथ को इंक्लाइन कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा. तो यहां पे हम बनाएंगे एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम. इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअली क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं. तो यहां पे अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही लगेगा mg. नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द सरफेस, पहले नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था, अब नॉर्मल फोर्स हमारा ऐसे नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स. पहले नॉर्मल फोर्स कहां पे था हमारा? यहां पे था. पहले जो हमारा नॉर्मल फोर्स था वो यहां पे था, अब जो नॉर्मल फोर्स है वो थीटा डिग्री पे हमारा मूव कर गया. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट देखिए. नाउ क्वेश्चन अगर कि नॉर्मल फोर्स तो सर थीटा डिग्री पे आपने चेंज कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो थीटा डिग्री पे चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है चीज समझिएगा. अभी ये जो मार्कर है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, इससे अगर फ्री फॉल कराएंगे तो ये एग्जैक्टली नीचे जाएगा. ना अगर हम इसे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन कर दें, अब हम चेक करेंगे कि ये किस तरफ मूव करता है. क्या ये इस तरफ मूव करता है या ये अभी भी नीचे ही जाता है. तो अब हम इसे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं और इसे फ्री फॉल करा रहे हैं. वी सी दैट object is still moving exactly downward, perpendicular downward. चाहे आप मार्कर को ऐसे रखिए तब भी वो नीचे ही जाएगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. चाहे आप मार्कर को टिल्ट कर दीजिए तब भी वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जाएगा. चाहे आप मार्कर को परपेंडिकुलर कर दीजिए तब भी वो
एग्जैक्टली नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे एंगल में चेंज करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस केस में भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। बट इंस्टेड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल फोर्स जो है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो काम करता है आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी हमारा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, बट नॉर्मल फोर्स जो है वो थीटा डिग्री पे हमारा चेंज हो गया है, थीटा डिग्री पे हमारा चेंज हो गया। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ। नेक्स्ट फोर्स जो हमारा था, ये सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो यहां पे लगेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ना क्वेश्चन अगर कि सर ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, लेकिन सर आप तो कह रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लॉजिक है, क्या चक्कर चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, उसको तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट Fs इज द स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या मान रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। इट्स अ रियली वेरी डीप कॉन्सेप्ट और उतना ही ज्यादा सिंपल भी है। यहाँ पे बात आती है हमारी कंसेप्ट्स की, चीजें यहाँ पे हमें क्लियर होगी। कैसे? कि देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन पे तो है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बिल्कुल है। वो किस रास्ते पे है? सर्कुलर पाथ पे। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? सर्कुलर पाथ पे लगेगा। जहां पे वो मूव कर रहा है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, डैम श्योर, बिल्कुल। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, ना तो वो अंदर जा रहा है ना ही वो बाहर जा रहा है। भाई अगर हम बात करें किसी टेबल के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो अंदर की तरफ स्लिप होता है ना? ऐसे समझिए ये टेबल है, टेबल पे ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे जैसे टेबल को हम ऊपर करते हैं एक पॉइंट के बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड होने लग जाता है। तो यहाँ पे टेबल का इंक्लाइनेशन बढ़ाने पर भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ स्लाइड ना होना, उसका अपोज कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कार आपकी सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रही है, लेकिन वो स्लोप पे काम नहीं कर रही, वो स्लोप के अंदर नहीं जाएगी। कार जो है वो स्लोप के अंदर नहीं जाएगी टर्न पे, तो उसे अंदर जाने से कौन रोक रहा है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जिस रास्ते पे वो चल रही है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन, जहां से वो अंदर आने से रोक रही है वहां पे हमारा लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकन हियर स्टैटिक फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो वर्किंग बट ऑन द पाथ एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्किंग ऑन द इंक्लिनेशन, ऑन द इंक्लिनेशन which opposes to move the object to the center. Now as the centripetal force which also opposes the object to move away from the circular path, that is mv square upon r, mv square upon r. Now let's just distribute the forces with respect to their angles. Let's just distribute the forces with respect to their angles and the components as we have done in the previous case. यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो फोर्सेस थे वो एग्जैक्ट एंगल पे वर्क कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले फोर्स के इक्वल किया था हमने, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल किया था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल हो गया था, लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल हो गया था। अब यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो फोर्सेस है वो एग्जैक्टली 90 180 पे वर्क नहीं कर रहे, वो कुछ थीटा डिग्री पे वर्क कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल फोर्स है वो थीटा डिग्री पे इस तरफ वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी हमारा एक थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स को राइट हैंड साइड वाले फोर्स के इक्वल करने के लिए इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे करेंगे? लेट्स सी। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल फोर्स है वो पहले केस में हमारा यहाँ पे काम कर रहा था, ये थीटा डिग्री पे अब यहाँ पे काम कर रहा है, ये एंड डैश था प्रीवियस नॉर्मल फोर्स। तो अब अगर ये थीटा डिग्री पे मूव हो गया है तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा? हमारा जिस एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है कोई वेक्टर, उस एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं एन cos थीटा। That is the concept. Is it clear to everyone? That we took the cos component of the vector with which it is making an angle theta. जिस एक्सिस के साथ में कंपोनेंट हमारा थीटा एंगल क्रिएट करता है, उसी एक्सिस को हम cos का कंपोनेंट लेते हैं। And perpendicular to that component, we took as a sin theta component, so it will become something like n sin theta. N sin theta. Okay.
तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट्स आ गए, अपवर्ड डायरेक्शन में cos थीटा एंड टू द लेफ्ट हैंड साइड इट इज समथिंग लाइक n sin थीटा इज द कंपोनेंट फॉर द नॉर्मल फोर्स. Now what about the static friction? What about the static friction? A static friction work on the horizontal axis. Static friction work on the horizontal axis. But now in this case the static friction is tilted on the theta axis. पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो प्लेन सरफेस पे था, तो हमारा एफएस जो है वो यहाँ पे काम कर रहा था. लेकिन जैसे ही सरफेस को हमने इंक्लाइन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा थीटा डिग्री पे इंक्लाइन हो गया. यहाँ पे ये एग्जैक्ट पैरेलल था, या हम कहें कि इसके परपेंडिकुलर था. यहाँ पे जो है वो हमारा थीटा डिग्री पे चेंज हो गया. थीटा डिग्री पे चेंज हो गया. पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, अब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. थीटा डिग्री पे मूव हो गया. तो कहां से थीटा डिग्री पे मूव हुआ? पहले वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, अब वो नीचे की तरफ थीटा डिग्री पे चेंज हो गया. तो इस वाली एक्सिस को हम क्या कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपोनेंट की टर्म्स में? एफएस cos थीटा. और इसी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे एफएस Fs sin theta. Is it clear to everyone? Now we have just converted the object into its FBT and then we converted the forces, the vectors into their component of the sine and the cos. Why? Just to take the forces in exact direction. Which component is associated with the left hand side, which component is associated with the right hand side, which component is associated with the upward direction, and which component is associated with the downward direction. We just converted the vectors into its component. Okay, now what we are going to do, we are just going to equate the left hand side component with the right hand side component, upward direction component to the downward direction component, as we have done in our previous derivation while the object was moving on the plane circular path. Now the object is on the inclined surface, but still it is moving on the circular path, but one side of the circular path is a little bit bent on the surface. Now let's just equate the forces left to the right, upward to the downward, and see what we are going to get. Now the upward direction forces are n cos theta. अपर डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है हमारा n cos थीटा. ये जो n डैश है ये प्रीवियसली केस में हमारा नॉर्मल फोर्स था, इस केस में नहीं है. अगर हम बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेस है. तो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस. डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो फोर्सेस है, mg एंड fs sin थीटा. mg plus fs sin theta. This is the equation number 1. This one is the equation number 1. Let's equate the second equation, that n sin theta. The forces working on the left hand side are n sin theta and fs cos theta. n sin theta and fs cos theta is equal to right hand side में कौन सा लग रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, that is mv square upon r. That is mv square upon r. So this is the equation number 2. Now अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिग्निफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है. सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी का कंपोनेंट इस इक्वेशन में है क्या? नहीं है. इस इक्वेशन में है? जी हाँ है. तो इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना है. अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस वन. तो इस इक्वेशन से हमें कोई वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करनी होगी, तभी ये दोनों इक्वेशन जो है वो कैलिब्रेट हो पाएगी और हमें एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल पाएगा. तो इस इक्वेशन में देखिए क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है जो इस इक्वेशन में भी काम में आ रहा है. तो यहाँ पे हमारा fs काम में आ रहा है, fs काम में आ रहा है, यहाँ पे हमारा n काम में आ रहा है, n काम में आ रहा है. तो क्यों ना हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाए कि यहाँ से किसी कॉमन क्वांटिटी को निकाल पाए. So as we know that fs, static friction, fs is defined as mu s into n. What is mu s? Static friction coefficient. What is n? Normal force. So now we have something that is also can be changed into a same quantity. That is fs could be written as mu s into n. So what will be? It will gonna look like something n cos theta is equal to mg plus mu s and sin theta. This equation is little bit changed in terms of normal. Now we have a common factor, that is normal force. Now just move the right hand side component to the left hand side and take the normal as a common.
n cos theta minus mu s n sin theta is equal to mg, is equal to mg. Now n is common here, cos theta minus mu s sin theta is equal to mg. We can write n is equal to mg upon cos theta minus mu s sin theta. Now we have the value of n normal. We could change the value of n from this in equation number 2. So putting the value of n is equal to mg upon cos theta minus mu s sin theta in equation number 2, let's see what we are going to get. So what we are going to do, putting the value of n from equation 2 to equation 1. तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं एक बार, n sin theta प्लस fs cos theta is equal to mv square upon r. यहाँ पे भी हम fs को चेंज कर सकते हैं, fs की जगह हम लिख सकते हैं mu s into n, तो ये हो जाएगा हमारा n sin theta plus mu s into n cos theta is equal to mv square upon r, और n को लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा sin theta plus mu s cos theta is equal to mv square upon r. Putting the value of n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n की वैल्यू है mg upon cos theta minus mu s sin theta, तो mg upon cos theta minus mu s sin theta is the value of n, and here the remaining part is sin theta. It is something like sin theta plus mu s cos theta is equal to mv square upon r. Now कुछ कट रहा है, let's see, m से n कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, m से n कैंसिल आउट हो रहा है. अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनी है कुछ इस टाइप की, g इंटू r, r को हमने यहाँ पे मूव कर दिया, तो केवल v का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बच जाएगा. rg इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर. अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे हमारा साइन का कंपोनेंट, cos का कंपोनेंट, cos का कंपोनेंट, sin का कंपोनेंट, sin थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा. लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी इज हियर. Is it possible to convert this complex equation into a little bit simpler form? Let's see what we could do. Yeah, we can divide both sides by the cos component. तो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा से, तो देखते हैं हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे. sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाली क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा हमारा tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा म्यू एस के साथ में, cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो हमारा बन जाएगा tan थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो हमारी थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी. rg अंदर बचा हमारे पास tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा is equal to v square. Taking under root both side हमें मिलेगा rg tan theta minus mu s upon 1 minus mu s tan theta under root is equal to v. So this is the equation of v, velocity for an object which is moving on a circular path, bent circular path. v is equal to under root rg tan theta minus mu s upon 1 minus mu s tan theta. Now we can compare both the equations. In previous case we got the velocities equation something like
V is equal to under root mu s Rg, static friction coefficient into radius of that circular path and the gravitation acceleration. But in this case we get something V is equal to Rg tan theta minus mu s upon 1 minus mu s tan theta. So on comparing both the equation, we can say that here mu s can be written as tan theta minus mu s upon 1 minus mu s tan theta. तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी हमारी इस क्वांटिटी से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से काफी ज्यादा है। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, एक है हमारा प्लेन सर्कुलर पाथ, एक है हमारा बैंक सर्कुलर पाथ, तो बैंक सर्कुलर पाथ पे हम वेलोसिटी ज्यादा ले सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर ज्यादा ले सकते हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हुआ? रेसिंग देखिए आपने F1 फॉर्मूला ट्रैक, तो जितने भी हमारे रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो सारे की सारे रेसिंग ट्रैक्स एक साइड से बेंड होते हैं, जहां से हमारा टर्न होता है वहां से हल्के से बेंड होते हैं, ताकि जो व्हीकल है, जो रेसिंग बाइक्स और रेसिंग कार्स है, वो ज्यादा वेलोसिटी से इजीली टर्न कर सके। अगर वहीं पे हम बैंक सरफेस ना लेकर के प्लेन सर्कुलर पाथ लेते हैं, ट्रैक जो है वो प्लेन सर्कुलर पाथ पे बेस बनाते हैं, जहां पे भी टर्न होता है प्लेन लेते हैं, तो वहां पे व्हीकल्स जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से टर्न नहीं कर पाते, वो व्हीकल बाहर निकल जाते हैं, उस पाथ से बाहर हो जाते हैं, उस सर्कुलर पाथ से, उस टर्न से बाहर निकल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो ये इस टाइप की डेरिवेशंस जो वहां पे काम में आते हैं, कि हमने डेरिवेशन से पता लगाया कि जो बैंक सरफेस है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा ले सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ अ प्लेन सरफेस। तो वहां पे अगर हम ट्रैक को एक साइड से, जहां पे टर्न है वहां से थोड़ा सा इंक्लाइन कर दे या बैंक कर दे, तो व्हीकल जो है वो ज्यादा स्पीड पे भी इजीली टर्न ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5, एंड this was the last topic of this chapter, and we completed the chapter number 5. In our next lecture we are going to start our next chapter, that is chapter number 6, work, power and energy. इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मुझे पिंग कर सकते हैं। We'll discuss on the behalf of your queries.